हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब, जिसमें सबसे पहला जॉइंट है हिप जॉइंट। हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट। तो जैसे कि हम लोग हर जॉइंट में करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो जॉइंट है ये कौन से टाइप का जॉइंट है। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हिप जॉइंट इट इज़ ए बॉल एंड सॉकेट टाइप, या फिर बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, राइट। हिप जॉइंट जो है इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट टाइप और वेराइटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट वी विल लुक एट द आर्टिकुलर सर्फेसेस। द आर्टिकुलर सर्फेसेस, कौन कौन से सर्फेसेस में आर्टिकुलेट करेंगे आर्टिकुलर सर्फेसेस। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो है फीमर का हेड, राइट। सो हेड ऑफ फीमर, राइट, उसमें हेलाइन कैटिलेज से ये कवर्ड रहता है। और दूसरा जो है वो हिप बोन में जो एसिटाबुलम है। सो द सेकेंड स्ट्रक्चर इज द और द सर्फेस इज द एसिटाबुलम। आई विल शो यू इन द बोन एज वेल। Here I have taken a femur of the right leg or right lower limb and the acetabulum. ये भी सेम साइड का है, I mean the hip bone ये भी सेम साइड का है। Now articular structures कौन कौन से हैं? We have the femur, है ना। फीमर का जो ये हेड है ये पूरा का पूरा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होगा, ओके। तो ये हेड ऑफ द फीमर जो है, ये हेड ऑफ द फीमर इट इज़ कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, राइट, लाइक हेलाइन कार्टिलेज। हमें पता ही है आर्टिकुलेशन में कार्टिलेज में हेलाइन कार्टिलेज ज़्यादातर होते हैं। सो ये जो पूरा हेड है इट इज़ कवर्ड विथ हेलाइन कार्टिलेज एक्सेप्ट द फोविया कैपाइटिस। ये जो स्पेस है इसको फोविया कैपाइटिस बोलते हैं। फोविया कैपाइटिस या मतलब इस एरिया में हेलाइन कार्टिलेज नहीं होता है, बाकी सारे एरिया में हेलाइन कार्टिलेज होगा, ओके। ये जो फीमर है, हेड ऑफ द फीमर, ये इस एसिटाबुलम, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एसिटाबुलम बोलते हैं, एक कप शेप्ड कैविटी, राइट, जहाँ पे ये इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस तीनों बोन मिल रहे हैं। इस एसिटाबुलम में इस तरह से फिट होता है और यहाँ पे मूवमेंट होगा, राइट। एंड दिस जॉइंट इज नॉन एज द हिप जॉइंट। इजी, वेरी क्लियर। सो हम लोगों ने एसिटाबुलर मतलब आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स भी देख लिया है और इसका टाइप भी देख लिया है ना। हिप जॉइंट जो है इसका मेन फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में, इसके फंक्शंस क्या क्या है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, राइट। इसमें मोबिलिटी स्टेबिलिटी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। फंक्शंस ऑफ द हिप बोन में सबसे पहला तो क्या है, हमारे बॉडी का अपर लिम्ब में, ओके, हमारे बॉडी के अपर बॉडी पार्ट में जितनी भी वेट होता है वाइल वॉकिंग, ये हेड और नेक को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो हिप जॉइंट का ये काम है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, टू ट्रांसमिट द वेट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, to transmit the weight of upper part of body to heads and the neck of femur, है ना। दोनों साइड के हेड और दोनों साइड के नेक को ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू दिस जॉइंट, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है सपोर्ट करना। हम लोग जब स्टैंडिंग होते हैं, जब हम लोग खड़े रहते हैं, तो हमारे बॉडी का जो वेट है उसको सपोर्ट करेगा ये जॉइंट। तो दूसरा फंक्शन है टू सपोर्ट द बॉडी वेट, टू सपोर्ट द बॉडी वेट ड्यूरिंग स्टैंडिंग। आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ, राइट। टाइप हमें क्लियर हो गया, आर्टिकुलर सर्फेसेस भी क्लियर हो गया, फंक्शंस भी क्लियर हो गए। नाउ देखिए, हिप जॉइंट जो है ये थोड़ा यूनिक सा जॉइंट है। इसमें हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होता है और इसमें मोबिलिटी भी प्रेजेंट है, राइट। स्टेबिलिटी भी है, इसमें मोबिलिटी भी प्रेजेंट है। स्टेबिलिटी अगर नहीं होता तो हमारे पूरी बॉडी का वेट कैसे ये बियर करेगा। सो इसमें हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी भी है और हाई मोबिलिटी भी है। तो हम पहले देखते हैं स्टेबिलिटी जो है या फिर स्ट्रेंथ जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है। तो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन, क्लियर। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आया है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड है। सबसे पहले
आप लोगों को पता ही है एसिटापुलम का डेप्थ, सो द डेप्थ ऑफ एसिटापुलम, राइट, डेप्थ ऑफ एसिटापुलम। ये जो एसिटापुलम है, ये जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ज़्यादा ये हेड ऑफ द फीमर इसके अंदर में फिक्स होगा, राइट। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम। और इस एसिटाबुलम के अराउंड में एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम मौजूद है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट में स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी में मौजूद था ग्लिनॉइडल लैब्रम, उसी की तरह यहाँ पे भी एक लैब्रम होता है, मतलब उस लैब्रम का नाम है ग्लिनॉइडल, इसका नाम है एसिटाबुलर लैब्रम। ये एसिटाबुलर लैब्रम क्या करेगा, यहाँ पे एक माउथ की तरह प्रेजेंट होता है और ये नैरो हो जाते हैं, राइट, ताकि हिप जॉइंट में जब ये फीमर का हेड इसमें आर्टिकुलेट करेगा या इस तरह से फिक्स होगा तो वो एसिटाबुलम इसको अच्छे से पकड़ लेगा, राइट। तो ये एक पॉइंट है, क्या है, द डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम एंड नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ, इट्स मतलब एसिटाबुलम का माउथ, राइट, नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय एसिटाबुलर लैब्रम, एसिटाबुलर लैब्रम। क्लियर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इस जॉइंट के अराउंड में, ओके, ये जो जॉइंट बनेगा इसके आसपास में जितने भी लिगामेंट्स है उनके टेंशन एंड स्ट्रेंथ, इस पे भी डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स। क्लियर, टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट्स। तीसरा क्या होगा, इस जॉइंट के अराउंड में जो मसल्स है उनके स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स, इसमें भी डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल्स। 4, ये जो हमारा फीमर है, इस फीमर में हमें पता है कि नेक और शाफ्ट में एक ओब्लिक्विटी होता है, राइट, एक एंगल बनता है। ये ओब्लिक्विटी जो होता है नेक का, लेंथ एंड द ओब्लिक्विटी ऑफ द नेक जो है, ये भी इसके स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इज द length and obliquity of the neck of femur, neck of femur, right, and lastly atmospheric pressure का भी इसमें रोल होगा, atmospheric pressure। तो ये जो चीज़ें हैं, ये depth and acetabulum and depth of the acetabulum and narrowing of its mouth by the acetabular labrum, tension and strength of the ligaments, strength of the surrounding muscles, length and obliquity of the neck of the femur and atmospheric pressure, ये 5 स्ट्रक्चर्स या ये 5 फैक्टर्स है जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है, मतलब हिप जॉइंट को और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर है, राइट। आइए अब देख लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द लिगामेंट्स। कौन कौन से लिगामेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। ना एक जॉइंट में लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो और हिप जॉइंट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो इसमें जो लिगामेंट्स मौजूद है, दे आर 7 लिगामेंट्स, ओके, दे आर 7 लिगामेंट्स। सबसे पहले होता है फाइब्रस लिगामेंट या फिर कैप्सुलर लिगामेंट बोल देते हैं इसको, फाइब्रस या फिर कैप्सुलर लिगामेंट, ओके, फाइब्रस और कैप्सुलर लिगामेंट। दूसरा जो है वो है इलियोफीमोरल लिगामेंट, राइट, नाम खुद बता रहा है, देखिए, इलियम से लेके फीमर बोन तक जाएगा, तो इलियोफीमोरल लिगामेंट। तीसरा है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, अगेन देखिए प्यूबिस बोन से फीमर तक जाएगा, सो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। चौथा है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, सेम इस्चियम से लेके फीमर तक जाएगा, राइट। पांचवा है ये जो हेड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ फीमर, या फिर बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में इसको राउंड लिगामेंट भी दिया गया है, ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राउंड लिगामेंट एक ही बात है, ओके। 6 है एसिटाबुलर लैब्रम, ये भी बहुत हेल्प करेगा, एसिटाबुलर लैब्रम, राइट। एंड लास्टली वी हैव द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लैब्रम। हम लोग ये सारे लिगामेंट्स डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ओके। सो दिस आर द 7 लिगामेंट्स, the fibrous capsule, iliofemoral ligament, pubofemoral ligament, the ischiofemoral ligament, ligament of the head of femur, acetabular labrum and transverse acetabular ligament।
दिस आर द 7 लिगामेंट्स जो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, जो हमें हिप जॉइंट में पढ़ना है। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फाइब्रस कैप्सूल। ओके, फाइब्रस कैप्सूल जो है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। So I will try to explain the capsule ligament or all the ligaments through the help of diagrams which I have already drawn. Now यहाँ पे देखिए फाइब्रस कैप्सूल जो है, फाइब्रस कैप्सूल मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये एसिटाबुलम का स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज द एसिटाबुलम एंड दिस इज द हेड ऑफ द फीमर। तो फाइब्रस कैप्सूल के जो अटैचमेंट्स है, इट इज़ अटैच टू द एसिटाबुलर लेब्रम। ऊपर में इट इज़ अटैच टू द एसिटाबुलर लेब्रम। ये पूरा एसिटाबुलर लेब्रम में अटैच है, राइट पूरा का पूरा एसिटाबुलर लेब्रम। यहाँ पे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट होगा, वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लिगामेंट होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो हमारा फाइब्रस कैप्सूल जो है ये पूरे के पूरे एसिटाबुलर लेब्रम में अटैच है। और ये जो पीछे बोन्स दिख रहे हैं आपको, ये बोन्स अबव एंड बिहाइंड द एसिटाबुलम, इनमें भी अटैच है। ओके, तो अपर पार्ट में ये पूरे एरिया में वो अटैच होगा। और लोअर पार्ट में फीमर में वो कहाँ अटैच होगा? फीमर में वो अटैच होगा एंटीरियरली, इट विल बी अटैच्ड ऑन दी दिस लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीरियरली में जो है दिस इज नॉन एज द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, राइट। ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के बीच में है, सो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो लोअर पार्ट में फाइब्रस कैप्सूल जो है एंटीरियरली ये पूरा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में इस तरह से अटैच है, इस तरह से कवर्ड है। और जैसे पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ में ये जो हमारा इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के 1 सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर मीडियल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये अभी भी कंफ्यूजन है कि पोस्टीरियर में कहाँ तक अटैचमेंट होता है। तो देखिए एंटीरियरली फीमर में एंटीरियरली ये पूरा का पूरा इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट को कवर करेगा इस तरह से, लेकिन पोस्टीरियरली जब होगा तो पोस्टीरियरली वो इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के 1 सेंटीमीटर ऊपर होता है। आप लोग इस डायग्राम में देखिए, ये मैंने पोस्टीरियर पार्ट बनाया है। ओके, द पोस्टीरियर सरफेस फीमर का ये हेड है, राइट। ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, ओके, नॉट द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, मतलब पीछे वाला हिस्सा है। तो देखो ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, इस इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के 1 सेंटीमीटर मिडल साइड में हमारा फाइब्रस कैप्सूल अटैच होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप फाइब्रस कैप्सूल क्लियर हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, फाइब्रस कैप्सूल जो है ये 2 लिगामेंट्स, मतलब इसमें फाइबर्स होते हैं, द इनर सर्कुलर फाइबर एंड द आउटर लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर। तो इनर सर्कुलर फाइबर्स जो है द जोना और ऑर्बिकुलरिस, ये देखो आप देख रहा है यहाँ पे हमने बना रखा है जोना ऑर्बिकुलरिस। ये जोना ऑर्बिकुलरिस क्या करते हैं, ये कॉलर जैसा बना देते हैं हमारे नेक में, और ये जब नेक की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं तो यहाँ पे ये रेटिनाकुलर फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द फाइब्रस कैप्सूल। नेक्स्ट देखते हैं द सेकेंड लिगामेंट। फाइब्रस कैप्सूल क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड देखते हैं इलियोफिमोरल। नाउ नाम खुद बता रहा है इलियोफिमोरल, मतलब इलियम से लेके फिमोरल तक आएगा। ओके, नाउ इसमें आपको ध्यान देना है, ये इलियोफिमोरल लिगामेंट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द लिगामेंट ऑफ बिगेलो। ठीक है, ये लिगामेंट ऑफ बिगेलो बोलते हैं हम लोग इसको, और ये एक इन्वर्टेड वाई शेप्ड का लिगामेंट है। नाउ अगर ये इस डायग्राम में देखोगे आप, ये वाला लिगामेंट, ओके, इसको भूल जाओ, ये नहीं है, इसको अभी भूल जाओ। ये 2 जो लिगामेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द इलियोफिमोरल लिगामेंट। ना इलियोफिमोरल लिगामेंट जो है इट इज एन इन्वर्टेड वाई शेप लिगामेंट। इस लिगामेंट का दूसरा नाम है द लिगामेंट ऑफ बिगेलो, और ये हमारे बॉडी का द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। ओके, द इलियोफिमोरल लिगामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ आवर बॉडी। ओके, ऑल्सो नोन एज द लिगामेंट ऑफ बिगेलो। इट लाइज एंटीरियरली, है ना, एंटीरियर सरफेस में आपको दिखाई देगा। अभी पहले मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, फिर आपको बोन में दिखा देता हूँ। ये एक ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है आपको, ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का ये एक लिगामेंट है। इसका जो एपेक्स है ये AIIS, मतलब एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, वहाँ पे अटैच होता है इसका एपेक्स, और बेस जो है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में दिख रहा है आपको। ये बैंड्स है, ये लेटरल बैंड है, बहुत थिक होता है, ये मीडियल बैंड है, ये भी थिक होता है, राइट। इसके बीच में भी एक बैंड होता है, वो बहुत थिन बैंड होता है, द सेंट्रल थिन पोर्शन। ये दोनों बैंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नाउ मैं अगर आपको आर्टिकुलेट करके दिखाऊं, देखिए, राइट। नाउ आपको पता है हिप बोन में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको,
दिस वन, दिस इज नॉन एज द ASIS, राइट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। बिल्कुल इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो हमारा लिगामेंट ऑफ बिगेलो जो है, इसका एपेक्स यहाँ पे अटैच है, ओके, वो यहाँ पे अटैच है। एपेक्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और वो नीचे पे जब जाएगा तो ये रहा हमारा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, वो इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में इस तरह से प्रेजेंट है, ओके। ये उसका अपर बैन है, द लेटरल बैन, एंड ये इसका लोअर बैन है, द मीडियल बैन, ठीक है। और यहाँ पे इसका एपेक्स है। सो इट इज प्रेजेंट इन दिस वे। यहाँ पे एक बैंड आएगा इस तरह से, और यहाँ पे एक बैंड आएगा, ठीक है। सो इलियोफीमोरल जो है ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए एंटीरियरली प्रेजेंट है, AIIS से स्ट्रेच हुआ उसका एपेक्स, और इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में जाके अटैच होगा। नेक्स्ट देखते हैं द प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। प्यूबोफीमोरल लिगामेंट जो है ये क्या करेगा, ये इंफ्रोमीडियली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसको याद रखना आपको। इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फ्रॉम द इंफ्रोमीडियल पार्ट, इंफ्रोमीडियली ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। सुपीरियरली ये क्या करेगा, ये पूरा ये इंफ्रोमीडियल में है, सुपीरियरली वो इस एरिया में अटैच होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इलियोप्यूबिक एमिनेंस, राइट, जहाँ पे इलियम प्यूबिस के साथ मर्ज कर रहा है, था इलियोप्यूबिक एमिनेंस। और ये हमारा ऑब्टुरेटर फोरामेन है। इस ऑब्टुरेटर फोरामेन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज ऑब्टुरेटर क्रेस्ट। तो एपेक्स जो होता है, मतलब इसका जो अपर पार्ट है, सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ द प्यूबोफीमोरल जो है वो इस इलियोप्यूबिक एमिनेंस में है, और ये पूरा एरिया में, मतलब ऑब्टुरेटर क्रेस्ट में। So superiorly it is attached to the iliopubic eminence, the obturator crest and the membrane, ठीक है। सुपीरियरली यहाँ पे अटैच होगा। और इन्फीरियरली कहाँ पे अटैच होता है, इन्फीरियरली ये अटैच होगा यहाँ ऑलरेडी जो एक बैंड एंटीरियरली आपको दिख रहा था इलियोफीमोरल लिगामेंट, उसी इलियोफीमोरल लिगामेंट के लोअर वाला जो बैंड है उसमें जाके इसका लोअर फाइबर मर्ज कर जाता है। देखिए यहाँ की तरह, देखिए इसका सुपीरियरली इट इज अटैच टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ऑब्टुरेटर क्रेस्ट एंड द मेम्ब्रेन। इन्फीरियर पार्ट में नीचे जाके ये इलियोफीमोरल लिगामेंट के लोअर वाला बैंड के साथ जाके फ्यूज हो जा रहा है। क्लियर, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ द थर्ड लिगामेंट। थर्ड लिगामेंट जो है द इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। ना इस्चियोफीमोरल लिगामेंट नाम खुद बता रहा है, द इस्चियम से ये एक्सटेंड करेगा और फीमर के पास जाएगा, राइट, इस्चियम से लेके फीमर, इसीलिए इस्चियोफीमोरल नाम है इसका। ना ये जो लिगामेंट है ये बहुत वीक होता है, ये पोस्टीरियर साइड में मौजूद होता है और ये ट्विस्टेड फाइबर होता है, राइट। ये यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्टीरियर साइड में इस तरह से, और ये थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। ना इसका जो अटैचमेंट होता है कैसे होता है, ये इस इस्चियम में अटैच होता है, राइट, पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम, यहाँ से यहाँ पे, दिस इज द इस्चियम, यहाँ पे इस्चियम में अटैच होगा, ओके। इस इस्चियम वाले एरिया में अटैच होगा पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम, और ये ऊपर जाते समय इस नेक के अराउंड में ये ट्विस्ट हो जाते हैं और ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्विस्ट हो जाते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास जाएगा, और हमें पता है आगे की तरफ हमारा इलियोफीमोरल लिगामेंट है, तो इस इलियोफीमोरल लिगामेंट के पास जाके ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। मतलब डीप टू द इलियोफीमोरल, नॉट फ्यूज, फ्यूज भी नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन आगे की तरफ अगर ये हमारा ये वाला जो पेंसिल मैंने रखा है, अगर ये इलियोफीमोरल लिगामेंट है तो इस इलियोफीमोरल लिगामेंट के डीप में जाके हमारा इस्चियोफीमोरल लिगामेंट यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाते हैं, ओके। ये मैं आपको पोस्टीरियर तरफ से दिखा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट, ये तो हो गए हमारे 3 लिगामेंट्स, राइट, बहुत इजी लिगामेंट हो गए। द फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट हो गया, इलियोफीमोरल हो गया, प्यूबोफीमोरल एंड इस्चियोफीमोरल। नेक्स्ट है द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। नाउ ये जो लिगामेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, फीमर के हेड में आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज द फोविया कैपाइटिस। तो इसका जो एपेक्स है, इस लिगामेंट का एपेक्स जो है ये इस फोविया कैपाइटिस में अटैच है, और इसका जो बेस है वो सीधा चला जाएगा इस एसिटाबुलर लेब्रम, इस एसाबुलर, ये जो नॉच दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक नॉच है, राइट, ये वाला, दिस इज अ नॉच। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो देखिए एसिटाबुलम जो है ये कंप्लीटली फिक्स नहीं है, आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, या दिस इज नॉन एज द एसिटाबुलर नॉच। तो इस एसिटाबुलर नॉच में आके अटैच हो जाएगा,
क्लियर, इस एसिटाबुलर नॉच में वो अटैच हो जाएगा। तो एपेक्स जो है इसका इस फोविया के पाइटिस में अटैच है, और बेस जो है ये इस मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलर नॉच में आके अटैच होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट लिगामेंट जो है वो है एसिटाबुलर लेब्रम। ये आपका एसिटाबुलम है, हमने पहले ही बताया। इस एसिटाबुलर लेब्रम मतलब इस एसिटाबुलम के ऊपर एक लिप फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है जो पूरे मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलर लेब्रम। एंड लास्टली हमारे पास एक लिगामेंट है द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट क्या करेगा, आप देखो ये जो एसिटाबुलम है इसमें ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला, राइट, दिस इज नॉन एज द एसिटाबुलर नॉच। ये इस एसिटाबुलर नॉच के ऊपर वाले फाइबर मतलब ऊपर वाले मार्जिन में इस तरह से एक बैंड बनाएगा और पूरा इस एसिटाबुलर नॉच को एक एसिटाबुलर फोरामेन की तरह कन्वर्ट कर देगा, ताकि यहाँ से एसिटाबुलर वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ द जॉइंट यहाँ से पास हो सके। देखिए मेरा जो हाथ है इसको आप ट्रांसवर्स लिगामेंट समझ लीजिए। ट्रांसवर्स बिफोर द ट्रांसवर्स लिगामेंट यहाँ पे आपको सिर्फ एक नॉच दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉन एज द एसिटाबुलर नॉच। जब इस नॉच के ऊपर ये लिगामेंट आएगा तो देखिए नॉच जो है अब एक फोरामेन की तरह कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा एसिटाबुलर फोरामेन। क्लियर, सो दिस आर द 7 लिगामेंट्स जो आपको एसिटाबुलम में आई मीन द हिप जॉइंट में पढ़ना है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। नाउ आगे बढ़ते हैं द रिलेशंस। बहुत इजी है, आप बस इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिलेशन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ओके, नाउ रिलेशन में देखिए एंटीरियर रिलेशन में, ठीक है, एक सेजाइटल सेक्शन राइट साइड का ही है, ये भी सेजाइटल सेक्शन हमने आपको करके दिखाया है। ओके, आप सामने से देख रहे हो और ये जो स्पेसिमेन है इसको हम लोग सेजाइटल सेक्शन कर रखा है, राइट, राइट साइड का। ओके, सो इन द एंटीरियर रिलेशन हमारे पास स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस है। ओके, in anterior relation we have the straight head of the rectus femoris muscle, then we have the tendon of the iliopsoas, ये आप देख सकते हो, the tendon of the iliopsoas, clear। उसके बाद हमारे पास we have the femoral vein, the femoral artery and the femoral nerve, clear। ये structures जो है ये हमारे anterior relation में आएंगे। अब देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में देखिए वी हैव द टेंडन ऑफ द ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ये देख सकते हो आप, दिस इज ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। पोस्टीरियर रिलेशन बता रहा हूँ मैं, टेंडन ऑफ ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस मसल, देन वी हैव द क्वाड्रेटिस फिमोरिस मसल, राइट। उसके बाद ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको सुपीरियर और इन्फीरियर गेमिलस भी दिखाई दे रहा है, राइट, द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर गेमिलस, एंड ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल ये भी आपको दिखाई देगा, राइट, अलोंग विद द पायरिफॉर्मिस, और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी आपको पोस्टीरियर में दिखाई देगा। क्लियर। सुपीरियर रिलेशन में क्या क्या दिखाई देगा? सुपीरियर रिलेशन में वी हैव द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस, we have the gluteus minimus, the gluteus medius and the gluteus maximus, and inferiorly we have the pectineus muscle, the lateral fibers of pectineus and obturator externus, इसमें भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसको याद करने का तरीका सिर्फ एक है, इसका डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसका अच्छे से रिलेशन बता पाओगे, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख जाओगे, लेबलिंग करना सीख जाओगे, तो आप आसानी से देख के ही बता सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट द रिलेशन ऑफ द हिप जॉइंट। ओके, नाउ द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई जो है इट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, बहुत वास्कुलरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो ऑब्टुरेटर आर्टरी इसको सप्लाई करेगा। ऑब्टुरेटर आर्टरी के साथ साथ दो सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी भी इसको सप्लाई करेगा, दो सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी इसको सप्लाई करेंगे, और इसके साथ साथ दो ग्लूटियल आर्टरीज भी। क्लियर। एक ऑब्टुरेटर आर्टरी हो गया, सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, दो सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी हो गया, और दो ग्लूटियल आर्टरीज हो गया, ये सप्लाई करेंगे। इसका जो नर्व सप्लाई है, द नर्व सप्लाई, द नर्व इट इज सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व, राइट।
द फीमोरल नर्व के साथ साथ ऑब्टूरेटर नर्व भी इसको सप्लाई करेगा. सो बट द एंटीरियर डिवीजन, इसको याद रखना है. ओके, द एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व इसको सप्लाई करेगा. उसके साथ साथ वी हैव द नर्व टू द क्वाड्राटस फेमोरिस, ये भी सप्लाई देगा, नर्व टू क्वाड्राटस फेमोरिस. उसके बाद वी हैव द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये भी इसको सप्लाई करेगा, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. एंड नर्व टू रेक्टस फेमोरिस, ये नर्व्स जो है हमारे हिप जॉइंट को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है. फेमोरल नर्व, द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्राटस फेमोरिस, द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड नर्व टू रेक्टस फेमोरिस. क्लियर? एंड लास्टली हम देखते हैं द मूवमेंट्स. हिप जॉइंट में क्या क्या मूवमेंट्स प्रेजेंट होता है या परमिट होता है. नाउ एज वी ऑल नो इट इज़ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मूवमेंट परमिट किया जाता है. राइट? सो पहला तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगा. राइट? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कौन से प्लेन में होता है वो भी आपको पता होना चाहिए. यह ट्रांसवर्स एक्सिस में होगा. राइट? ट्रांसवर्स एक्सिस में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है हिप जॉइंट में. दूसरा है एडक्शन एंड एबडक्शन. राइट? ये कहाँ पे होता है? ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में होगा. एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में प्रेजेंट होता है. तीसरा है मीडियल एंड लेटरल रोटेशन. राइट? मीडियल एंड लेटरल रोटेशन होगा. ये कहाँ पे होता है? ये वर्टिकल एक्सिस में प्रेजेंट होगा. राइट? दिस इज प्रेजेंट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. एंड लास्टली जहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, एबडक्शन एडक्शन हो रहा है, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन हो रहा है, वहाँ पे सर्कमडक्शन भी ज़रूर होगा. So these are the movements which will be permitted in the hip joint. Flexion and extension around the transverse axis. Okay? Adduction and abduction around the anterior-posterior axis. Medial and lateral rotation vertical axis में and circumduction. So this is all about the hip joint. Hip joint में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का है. Right? कौन से टाइप का है. उसके बाद आर्टिकुलर सरफेस पता होना चाहिए. फंक्शंस भी पढ़ लीजिए. स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देखना है आपको. लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट. राइट? नाउ सबसे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस. क्लिनिकल. नाउ सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए. हिप जॉइंट में हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है. कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन हिप जॉइंट में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, इट इज़ मोर कॉमन इन हिप देन इन एनी अदर जॉइंट ऑफ द बॉडी. ओके? सो कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन इज मोर कॉमन इन द हिप देन इन एनी अदर जॉइंट ऑफ द बॉडी. दूसरा है पार्थिस डिजीज. एक आपने बोन में भी पढ़ा होगा पार्थिस डिजीज, या फिर इसको हम लोग सूडोकोक्सैल्जिया भी बोलते हैं. राइट? पार्थिस डिजीज और द सूडोकोक्सैल्जिया. इसमें क्या हो जाता है, ये जो फीमर का हेड है, राइट, ये फीमर का जो हेड है ये राउंड ना होने के बजाय ये फ्लैट हो जाता है. ओके? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन एंड फ्लैटनिंग ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. ये जो फीमर है इसका हेड जो है ये फ्लैट हो जाता है. अगर ये फ्लैट हो जाएगा तो जब इस जॉइंट का आप एक्सरे निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है इस जॉइंट के, इन दोनों जॉइंट के बीच में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस दिखाई देगा. राइट? सो दिस इज नॉन एज पार्थिस डिजीज. ओके? ओके, नेक्स्ट एक और कंडीशन है जिसको हम लोग कोक्सावीरा बोलते हैं. नाउ हमें पता है कि ये जो नेक शाफ्ट एंगल है फीमर में एक नेक शाफ्ट एंगल होता है. राइट? 125 डिग्रीज इन मेल, फीमेल्स में थोड़ा कम. राइट? एंड चिल्ड्रन में 160 डिग्री, चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होता है ये नेक शाफ्ट एंगल. अगर ये नेक शाफ्ट एंगल अपने रेगुलर नॉर्मल एंगल से अगर ये कम हो जाए, okay, when the neck shaft angle is reduced from its normal angle, it is known as coxavira. okay, तो मैं इसमें लिख देता हूँ coxavira जो है वो है neck shaft angle is reduced
राइट। इसी की तरह एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सा वल्गा। कॉक्सा वल्गा जो है उसमें नेक शाफ्ट का जो एंगल है इट विल बी इंक्रीज्ड। ओके, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। एक और है, इसमें रेफर्ड पेन बहुत होता है। रेफर्ड पेन मतलब जब भी ट्यूबरकुलोसिस होता है हिप में कोई भी ट्यूबरकुलोसिस अगर होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हिप का जो पेन होता है वो हमारे नी जॉइंट को भी मिलता है। ठीक है, हिप का पेन इज रेफर्ड टू द नी। क्यों? बिकॉज बोथ द जॉइंट्स हैव कॉमन नर्व सप्लाई। ठीक है, नर्व सप्लाई जो है थोड़ा सा कॉमन है। तो क्लिनिकल में आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन हिप में सबसे ज़्यादा होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट इज पार्थेस डिजीज, फीमर के हेड का फ्लैटनिंग होना। कॉक्सावीरा, नेक शाफ्ट एंगल रिड्यूस होना। कॉक्सावल्गा, नेक शाफ्ट एंगल इंक्रीज हो जाना। एंड रेफर्ड पेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हिप जॉइंट। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है और लिगामेंट्स की वजह से बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, बट very easy if you draw the diagram and study properly. Okay, if there are any doubts, please feel free to put in the comment box. Thank you so much.